अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं राजस्थान युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ता से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जब योजना आई थी उसके सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाऊंगा और उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि किसके साथ कैसा हुआ, ऑब्जेक्शन आया, कब वेरीफाई हुआ, कब अप्रूव हुआ, कैसे हुआ। इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपका कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आपको भत्ते की पूरी योजना समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे मैं राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं उनके बेरोजगारी भत्ते वाले लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ और उनके लिए वीडियोस ला पाऊँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक एक बिंदु के हिसाब से पूरे डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम विश्लेषण कर लेते हैं। ये वो योजना का नोटिफिकेशन है जो 11 जून 2019 को जारी हुआ था। राजस्थान सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग। देखिए ये पूरा पढ़ने के बाद और समझने के बाद, पढ़ना बड़ी बात नहीं है लेकिन एक एक पॉइंट को समझना और उनको उनका इम्प्लीमेंट मतलब हमें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक भी सवाल बचेगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। क्रमांक, ये बेरोजगारी भत्ता योजना 12-13 दिनांक देश, ठीक है। आदेश क्या है? राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिंदु संख्या 10 के उप बिंदु 1 के अनुसरण में पूर्व से संचालित अक्षत योजना, ठीक है, पहले इसका नाम अक्षत योजना था, के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान सरकार में स्नातक बेरोजगार मतलब ग्रेजुएट लोगों को, ठीक है, राजस्थान में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। यूपी में 12वीं पास को भत्ता मिलता है 1500 रुपये। तो यहाँ पर स्नातक बेरोजगार आसार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के दिशा निर्देश स्पष्ट किए जाते हैं। ऐसा कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में घोषणा की थी, उस हिसाब से फिर 2019 में ये योजना लाई गई। यहाँ पर जो पुरुष होते हैं उनको 3000 रुपये और महिला या दिव्यांगों को 3500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। तो इस योजना को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, नाम यह योजना यह कहलाएगी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। प्रचार या विस्तार, यह संपूर्ण राजस्थान में लागू होगी, ये पूरे राजस्थान के लिए लागू है। प्रारंभ होने की तिथि 1 फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि पहले से भी कुछ लोगों का भत्ता जो मिल रहा था, अप्रूव होने की डेट से भत्ता बनना शुरू हो जाता है। जिनका 2018 में दिसंबर में, नवंबर में या पहले से अप्रूव है मतलब भत्ता चल रहा है, तो उनका भत्ता जैसे जनवरी माह का मिलेगा वो 500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। पहले 500 रुपये प्रति माह मिलता था और 600 लेडीज़ को या दिव्यांगों को उसको बढ़ाकर बाद में बढ़ा भी दिया गया था। तो जो पुराना भत्ता है 500, 600, 700 जो भी था, उस हिसाब से उनको जनवरी का पेमेंट और फरवरी का जो पेमेंट हुआ था, देखिए 1 फरवरी से यह योजना लागू हो गई थी, तो फरवरी का पेमेंट उनको 3000 रुपये आएगा, ठीक है। तो मेरा दोस्त भी था, उसका भी पेमेंट इस हिसाब से आया था, ड्यू था कई महीने का, तो उसका इस तरह जुड़ के आया कि जनवरी दिसंबर उनका तो 500 इस हिसाब से जुड़ के आया था और फरवरी वाला पेमेंट था वो 3000 रुपये आया था। तो लागू होने की तिथि 1 फरवरी 2019 थी। परिभाषा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पारिवारिक आय, इसमें टोटल इनकम है वो जो हमारी फैमिली में माता पिता भाई बहन जो पति पत्नी अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है। देखिए जिनका नाम भामाशाह कार्ड और राशन कार्ड में होता है वो फैमिली होती है, उनका जो इनकम है वो शामिल है। अगर आपका अलग से राशन कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, तो उनकी ही इनकम शामिल की जाएगी। अवयस्क बच्चों मतलब किसी का लड़का है, बच्चा है 10-15 साल का, आजकल कई तरह से अर्निंग हो सकती है ऑनलाइन, यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग कमाते हैं या कहीं से अर्निंग होती होगी, जो भी है वो अर्निंग भी शामिल की जाएगी पूरी टोटल। बेरोजगार, योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परंतु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो। मतलब ये कि इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, वो हम पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भत्ते के लिए अप्लाई होता है। जॉब सीकर का मतलब है हम जॉब तलाश रहे हैं, हमको जॉब नहीं मिली है,
उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा सारी, कैसे अप्लाई करते हैं सारा सिस्टम। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेरोजगारी भत्ते से समस्त सवालों का जवाब मैं यहाँ दे दूंगा। योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री। राजस्थान के जो विश्वविद्यालय जो राजस्थान कंट्रोल करता है, यहाँ के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, समकक्ष मतलब ग्रेजुएशन जैसी डिग्री, उस लेवल की डिग्री, उनको ग्रेजुएट माना जाता है और उनको भत्ता दिया जाता है, वो एलिजिबल है। बेरोजगारी भत्ता, ये भत्ता देते हैं, इसको पैसा होता है एक तरह से जिनको रोज़गार नहीं मिला है और वो रोज़गार के काबिल हैं, जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री कहीं पे वैकेंसी निकलती है या फिर प्राइवेट में हम लगाते हैं तो ग्रेजुएशन लगाते हैं, उस डिग्री, वो डिग्री अगर वहाँ पे लग रही है तो आपकी भत्ते में भी लगेगी एज ए ग्रेजुएशन। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। पात्रता, प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं दूसरे आप राज्य से आए हुए हैं और यहाँ पे रहने लग गए और आपके पास मूल निवास नहीं है, मतलब आपका मूल निवास वहाँ का है, तो आपको यहाँ पे भत्ता नहीं मिलेगा। चाहे आप यहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में, तो इसका मतलब ये नहीं आपको भत्ता मिलेगा। आप यहाँ के मूल निवासी होने चाहिए। राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। डिग्रीधारी मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन। अगला पॉइंट है राज्य से इतर, मतलब राज्य से बाहर, इधर उधर। अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थानी निवासी से होने पर पात्र होगी। मतलब ये कोई अदर स्टेट की लड़की है, उसने वहाँ से डिग्री ली हुई है, तो उसकी शादी अगर राजस्थान के मूल निवासी से हो जाती है तो वह बेरोजगारी भत्ते के पात्र होगी राजस्थान की योजना के अनुसार। उसको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है और वो एलिजिबल होती है। प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो, प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो, मतलब वो पूरी तरह बेरोजगार हो। ठीक है। आयु सीमा, राजकीय निजी का मतलब है गवर्नमेंट या प्राइवेट। ठीक है ना, इस पॉइंट में और तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसी रोजगार निजी क्षेत्र में रोजगार छोटा मोटा हो, मतलब कोई दुकान पर काम करता हो या किसी ऐसी जगह जहाँ पर उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हो, पीएफ वगैरह परमानेंट फंड नहीं कटता हो, ऐसा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो आयु सीमा, भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं विशेष योग्यजन दिव्यांग आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ठीक है, मतलब जिनके लिए रिजर्वेशन है SC ST का या महिला या दिव्यांग, उनके लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु होगी, उससे ऊपर होने पर वो भत्ता नहीं ले पाएंगे। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं OBC के हैं वो 30 वर्ष तक ही उनकी आयु है। न्यूनतम कोई सीमा नहीं है, मतलब 18 से पहले भी आप ले सकते हो। ठीक है। प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी को से किसी प्रकार का भत्ता या छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। बिल्कुल, आप भत्ता लेते समय साथ में कई लेबर डिपार्टमेंट से छात्रवृत्ति लेते हैं, वो इलीगल है, ऐसे आप नहीं ले सकते हैं भत्ता या छात्रवृत्ति कोई सहायता। ठीक है, वर्तमान में मतलब जब से आपको भत्ता मिल रहा है, जिस टाइम आपको भत्ता मिल रहा है उस टाइम आप कोई लाभ नहीं लें। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत या बर्खास्त नहीं किया गया हो, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जैसे किसी को रिश्वत लेते पकड़ लेते हैं, उसको बर्खास्त कर दिया, हटा दिया जाता है, या जो भी है पहले कहीं से उसको बर्खास्त नहीं किया गया हो, अन्यथा वो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले पाएगा, इलीगल है। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन या स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहलुओं के लिए स्वीकार्य होगा। मतलब आपकी भत्ते की जो अधिकतम राशि है वो 72,000 होगी, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। पुरुष अभ्यर्थी को बता रहा हूँ, मतलब जब से आपका अप्रूव होगा तब से नेक्स्ट 2 साल आपको भत्ता मिलेगा, अधिकतम यही है और लगातार मिलता है, बीच में इसको ड्यू नहीं किया जा सकता है।
और उसके बाद आपको 1 साल बाद इसको रिन्यू करवाना होता है बीच में, तब आपको अगले साल का मिलता है। तो टोटल 2 साल का ही मिलता है। उसके स्वयं नियोजन या नियोजन मतलब उससे पहले उसकी जॉब लग गई हो, कमाने लग गया हो, अपने पैरों पर खड़ा हो गया हो, उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो गई हो, जो क्राइटेरिया है वो उसने पार कर लिया हो, ठीक है। तो जो भी पहले हो जाए, 2 वर्ष पहले हो गए तो 2 वर्ष में बंद हो जाएगा, और हो सकता है उसका 6 महीने बाद ही उसकी जॉब लग गई हो या वो पैसे कमाने लग गया हो ज़्यादा, तो भत्ता बंद हो जाएगा, हमें अपडेट करना होता है। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। हाँ, ये जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, तो वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जारी रहना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। यदि एक परिवार में से एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। मतलब किसी घर में 3 लड़के भी होते हैं और तीनों एलिजिबल होते हैं, तीनों पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो अधिकतम भत्ता है वो 2 को ही मिलेगा, किसी तीसरे को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ही भामाशाह कार्ड में उनका लिंक होता है, जन आधार कार्ड मान लो, उसमें नाम होते हैं, तो 2 को ही अधिकतम देय होता है, 3 को नहीं मिल सकता। अगर किसी घर में 3 है तो सिर्फ 2 को ही मिलेगा, कोई से 2 व्यक्तियों को। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 1,60,000, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल भी आते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और क्लियर भी नहीं होते हैं उनके कि सर कब हमारा अप्रूव होगा, कब वेरीफाई होगा। तो ये पॉइंट ध्यान से सुने। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 1,60,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लाभान्वित किया जाएगा। मतलब जो प्रत्येक वर्ष का बजट है वो बिल्कुल फिक्स है कि भाई इतने लोगों को ही भत्ता दे पाएंगे 1 साल हम। तो अगर 10 लाख भर देते हैं फॉर्म तो भत्ता फिक्स है, 1,60,000 को ही एक समय अवधि में मिलता है। अगर 2 साल पूरी हो गई, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 2 साल तक ही मिलता है, तो जो लोग की 2 साल हो गई वो बाहर हो जाएंगे, या जिनको ऑब्जेक्शन आ गया उनके फॉर्म बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह पर नए फॉर्म लिए जाएंगे जो वेरीफाइड पड़े हैं। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, वेरीफाई जिला से किया जाता है और वो वेरीफाई होकर पड़ा रहता है जब तक उसका नंबर नहीं आता है। सीक्वेंस या डेट के हिसाब से फिर उनको लिया जाता है अप्रूव करने के लिए। अप्रूव जिस दिन हो जाता है उस दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाता है। वेरीफाई आपके जिला रोजगार कार्यालय से किया जाता है, जबकि अप्रूव जयपुर हेड ऑफिस से किया जाता है। तो जिन लोगों के वेरीफाई हो गए उनके अप्रूव होने में टाइम लगने की वजह यही है, क्योंकि अधिकतम इतने लोगों को दिया जाता है। जब तक आपके लिए वैकेंसी नहीं होगी, इनमें खाली नहीं होंगे कुछ, तो आपका नंबर नहीं आएगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा 1,60,000 से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी आयु, इसमें आयु सीमा भी है 30 और 35 वर्ष, तो जिनकी ज़्यादा आयु है उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। जिनकी कम उम्र है ऐसा नहीं है उनको भत्ता नहीं मिलेगा। देख, मेरी 23 साल है तो मेरे को भी शुरू हो गया था, मैंने शुरू में अप्लाई कर दिया था, तब अपने एप्लीकेशन नहीं थे फॉर्म्स, तो मेरा उस टाइम अप्रूव भी हो गया था पिछली साल, तो मेरे को मिल रहा है भत्ता। तो यदि 1 जुलाई को 1,60,000 से अधिक आवेदक पात्र होते हैं, देखिए लिखा हुआ, तो उनमें से अधिक आयु के 1,60,000 युवाओं का भत्ता चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, यदि 1 जुलाई को 1,60,000 से कम है तो सबको मिलेगा, तो शेष उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि कम है तो सबको ही मिलेगा। भाई 1,60,000 में से शेष युवाओं, मतलब जैसे 1,50,000 को मिलना शुरू हो गया तो 10,000 और ले सकते हैं ना इस योजना में, तो उनका चयन अगले 1 जनवरी को किया जाएगा। अब देखिए इसमें कौन एलिजिबल नहीं है, अपात्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ऑब्जेक्शन बहुत सारे आए हैं। अब वो किसके आए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। पहला, वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को वगैरह निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनको इनका लाभ लिया जा रहा है। मतलब इंजीनियर्स जो बेरोजगार हैं उनकी एक योजना होती है, वो उसका अगर लाभ ले रहे हैं वर्तमान में तो पात्रता रखते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी होती है उनकी, पात्रता है और वो लाभ ले रहे हैं, तो आप वो भत्ते का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 2 योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता है। सेकंड है, इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरंतर रखते हैं। देखिए कुछ लोगों का नोटिफिकेशन भी आया है, मतलब ऑब्जेक्शन आया जो एमए कर रहे हैं या पीजी कोर्स कर रहे हैं, बीएड एसटीसी वगैरह प्रोफेशनल कोर्सों का ऑब्जेक्शन अभी तक मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। बाकी पीजी कोर्सों का ऑब्जेक्शन आया है, तो अगर आप पीजी कर रहे हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी आप प्राइवेट करें अगर आप भत्ता ले रहे हैं, या फिर आप पीजी करते समय छात्रवृत्ति ले लें और अगली साल जैसे आपकी पीजी ख़त्म हो, मतलब सेकेंड ईयर में भले ही आप फॉर्म भर दें
आपका अप्रूव लेट होगा जब तक आपकी पीजी हो जाएगी, आप उसके बाद ही बेरोज़गारी भत्ता लें, वरना आपको ऑब्जेक्शन आ गया तो आपको रिफ़ंड भी कराना पड़ सकता है आपकी, और इसकी पात्रता भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे PMGSY या मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें भी रोजगार मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो इसके तहत ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ पे ले रहे हैं और कहाँ पे ले चुके हैं। तो ले रहे हैं तो उनके लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दो योजना एक साथ नहीं ले सकते। नरेगा में भी अगर आप ले रहे हैं तो आप इसमें नहीं ले सकेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अपनी डायरी वगैरह बनवा रखी है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले मतलब भत्ता लेने से पहले इस योजना से नाम कटा दें। अगर आप भत्ता लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, अभी तक आपको ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो अब भी आप मनरेगा से अपना नाम कटवा दें, ठीक है, वरना आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपको रिफ़ंड करना पड़ सकता है जो आपने भत्ता लिया है, और आपकी पात्रता भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये देखिए, मनरेगा में नाम फिर से भी जुड़ जाता है, लेकिन आप भत्ता फिर से नहीं ले सकते हैं, एक बार स्टॉप हो जाता है तो आप इसको नाम अपना कटवा दें। डायरी वगैरह में नाम ना रखें, अपने घर वालों का ही रखें। ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक हो, तो इसमें जो आय की जो सीमा है, ऊपरी सीमा अपर लिमिट वो 2 लाख रुपए है। आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो 2 लाख का बनवाना होगा कि हमारी जो इनकम है वो 2 लाख से कम है। उस पर साइन भी करवाने होंगे राजपत्रित अधिकारियों के। उसकी भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पूरा चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोज़, सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको किसी न किसी वीडियो में मिल जाएंगे। एक वीडियो में स्पेशल इनकम सर्टिफिकेट की भी बनाऊंगा। पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना 2012 में भत्ता प्राप्त, मतलब भत्ता एक बार ही मिलता है। ऐसा नहीं है आप पिछली योजना में भी 2 साल ले चुके हैं और अब भी ले सके, ऐसा नहीं होगा। जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था से बर्खास्त कर दिया हो, पहले भी पड़ा था, जिनके विरुद्ध आपराधिक मतलब कोर्ट में केस, थाने में केस दर्ज हो, जो सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवारत, तो ये वही मतलब है, जॉब नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट में है तो PF वगैरह नहीं कटने चाहिए, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, वो घर घर पूछने नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऑफिस वाले जो होते हैं वो घर घर पूछने नहीं आते हैं। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाते हैं, उनको रिकॉर्ड मिल जाता है, उनके ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो, मतलब वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई भी छात्रवृत्ति सहायता लाभ, अब बेरोजगार जो होता है उसको खुद को भी पता होता है एक्चुअली, जो भत्ता लेते हैं, कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। कई लोग इलीगल लेने की कोशिश करते हैं, तो आप इलीगल ना लें। बेरोजगारी भत्ता भुगतान योजना अंतर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा। पुरुष प्रार्थी 3,000 रुपये प्रति माह, महिला एवं विशेष योग्यजन निःशक्तजन प्रार्थी 3500 रुपये प्रति माह, ठीक है। मतलब जो जेंट्स हैं जैसे हम, तो हमको 3,000 रुपये मिलता है, और लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स और जो दिव्यांग होते हैं, उनको 3500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि या रोजगार पाने या स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले उसके लिए किया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी बिंदु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहाँ पंजीकृत है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र ई-साइन करके अपलोड करने होंगे। देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स जो हमें SSYD खोल के खुद भी भर सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में जाके। जब हम SSYD ओपन करेंगे, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा डिटेल से कैसे अप्लाई करते हैं शुरू से। जो बिल्कुल नहीं जानते वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो SSO खोलेंगे तो उसमें एक एम्प्लॉयमेंट, जो सिटीजन ऐप्स होते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन होता है, वहाँ में जाकर पात्र आसार्थियों द्वारा स्वघोषित आवेदन पत्र, योजना के पात्रता 5 और 6 के संबंध में हस्ताक्षर, ये स्वघोषणा होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम बिल्कुल जिम्मेदार होंगे, हम एलिजिबल हैं, योग्य हैं, कोई हमारे इनकम नहीं है, जो भी है वो सच है। मतलब उसके बाद आपको रिफ़ंड करना होगा अगर कोई गलती निकलती है तो। ये इस चीज़ का आपको खुद को घोषणा करके और साइन करने होंगे, और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
विशेष योग्यजन की दशा में जो प्रमाण पत्र होता है दिव्यांगों का, वो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, वो 10वीं की मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और SBI, ठीक है, ध्यान रखना इसमें SBI में ही अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी वो स्कैन करनी होगी। और इनकम सर्टिफिकेट I और K जो जिसका फॉर्मेट स्पेशल अलग होता है बेरोजगारी भत्ते का, वो SSO में मिल जाता है, या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप से ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको PDF भेज दूंगा फॉर्मेट की। अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका कैटेगरी वाला, क्योंकि जो एज वगैरह के मैटर भी होते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोजगार होने का आवेदन पत्र ई-साइन करके अपलोड करना होगा। साथ ही देखिए ये पॉइंट बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कहीं लिखा ही नहीं है कि हमें रिन्यू करवाना होता है। साथ ही तो इसमें लिखा है, देखिए हमें 1 साल बाद ये ई-साइन करके अपलोड करना होगा। साथ ही प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में अनेक्षर I तहसीलदार या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित तथा अनेक्षर के में अपलोड करना होगा। गलत तथ्यों के आधार पर वार्षिक आय प्रमाणीकरण करना दंडनीय माना जाएगा, तो हमें करना होगा। अपलोड करने होगा डॉक्यूमेंट्स, रिन्यू करना होगा, मतलब रिन्यू के वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है तो उसी माह उपस्थित होकर लिखित या डाक से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करना होगा। मतलब अगर हमारी जॉब लग जाती है या फिर जो भी है हमारा रोज़गार हो जाता है, हमारी इनकम हो जाती है, तो हमें इस चीज़ की सूचना रोजगार कार्यालय को डाक से भेजनी होगी या ऑनलाइन अपडेट करना होगा। चयनित या अनुमोदित प्रार्थी को एकल बचत बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाना अनिवार्य है, जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा, ठीक है। तो मतलब SBI की जो डिटेल है हमें फॉर्म में भरनी होगी, SBI में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ ई-साइन कर अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य देता है तो उसके विरुद्ध FIR की जा सकेगी पुलिस में, ठीक है। बेरोजगारी भत्ते तो प्रार्थी किसी भी ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं के SSO ID से लॉगिन कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति भुगतान की प्रक्रिया, बजट आवंटन देखिए, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इस योजना का संचालन जो है ये मॉनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जिला बेरोजगार जो कार्यालय होते हैं वहाँ से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटन किया जाएगा। रोजगार विभाग को एक बजट भी दिया जाता है जिसमें से भत्ता दिया जाता है। यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार से पात्र पाया जाएगा तो भुगतान किए गए भत्ते की वसूली मतलब रिफंड करना होगा। इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। देखिए नोडल एजेंसी होती है जो कोई भी काम होता है उसका ब्यौरा रखती है, उसका डाटा रखती है, उसकी रिपोर्ट देती है हर साल, ठीक है। तो रोजगार सेवा निदेशालय है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि मासिक आधार पर तय होगी, हर महीने 3000 रुपये। मासिक आधार मतलब जैसे कि आपका अप्रूव हुआ 25 तारीख को, तो आपको 25 से 30 तक का 5 दिन का पेमेंट भी मिलेगा। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु एक ही बैंक से करार किया जाएगा, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको SBI में अकाउंट होना जरूरी है। रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलेक्टर समय समय पर तथ्यों की जाँच करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी ID फला आज्ञा से। तो देखिए ये पूरी पात्रता थी। अगर आपको बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।